हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साहब के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और इसी हवाले से जो आज राना शमीम साहब का मौक़िफ़ सामने आया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर शरीफ ख़ानदान के जो केसेस थे उनके ऊपर नज़रअंदाज होने के जो इल्ज़ामात हैं वो राना शमीम साहब की तरफ से एक बयाने हल्फी में रिकॉर्ड करवाए गए, जो तकरीबन एक माह पहले एक अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ में शाया हुआ था। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, तौहीन अदालत के जो नोटिस थे वो जारी कर दिए गए। इसी हवाले से आज प्रोसीडिंग्स हुई थी और राना शमीम साहब की तरफ से जो जवाब था इस तौहीन अदालत के नोटिस पे वो जमा करवा दिया गया। इस जवाब के अंदर उन्होंने ये कहा कि साकिब निसार साहब की मुबैना हदायत वाला वाक़या जो है 15 जुलाई 2018 को शाम 6 बजे पेश आया, और ये गुफ्तगू जो थी जो राना शमीम साहब ने सुनी वो गिलगित बल्तिस्तान में हुई, यानी कि पाकिस्तान के आईनी हदूद से बाहर। मगर राना शमीम साहब ने ये भी कहा कि वो इस सारे वाक़े के हवाले से अपनी ज़ाती हैसियत में साकिब निसार साहब के सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ अपने तहरीरी बयान के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात हैं जो इन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखवाए थे उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया। राना शमीम साहब के बकौल बरतानिया के अंदर उन्होंने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया था और इसका मकसद ये था कि इसको बैरून मुल्क हिफाजत से रखना है, मगर ना तो उन्होंने किसी से शेयर किया और ना ही मीडिया में किसी को लीक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि इस बयान हल्फी के ज़रिए कोर्ट के ऊपर दबाव डाला गया है, और उन्होंने राना शमीम साहब को 13 दिसंबर तक का वक्त दिया है कि वो जो बयान हल्फी है जो मुल्क से बाहर महफूज रखा हुआ है उसको जमा करवा दें अदालत में। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसरोटा साहब, ये माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी असद साहब, आज आप कोर्ट में मौजूद थे, तो सर फाइनली जवाब आया राना शमीम साहब का, क्योंकि पिछली दफ़े भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो ताख़ीर क्यों हुई, कुछ उन्होंने बताया? जी, जो जवाब था उनका वो एक सबमिट तो हुआ, लेकिन वो कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद हुआ। और जिस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी, एक तो जो उनके लॉयर हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, बल्कि लेट तो नहीं हुए थे, जो कोर्ट जो है उसने 11 बजे का वक्त रखा हुआ था, वो तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने हियरिंग स्टार्ट कर ली। तो फिर लतीफ़ आफरीदी साहब आए, तो जवाब का जब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है उन्होंने पूछा, तो आफरीदी साहब ने बताया कि मुझे जवाब इन्होंने दे दिया था, मैं उसको देख रहा था, तो आज हम उसको जमा करा देंगे। तो जवाब के हवाले से तो आज उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। बात ये हुई कि जो उनका एफिडेविट है वो अभी तक क्यों नहीं सबमिट हुआ, जिस पर राना शमीम के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि जो एफिडेविट है वो एक इनके जो नवासे हैं उनकी कस्टडी में है और उनको वहाँ पे हरासा भी किया जा रहा है। कौन हरासा कर रहा है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया? किसी ने उनसे पूछा? उन्होंने कहा जी ये तो नहीं, उन्हें मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा उन्हें चेज़ किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जाते हैं, तो उसको पीछे जो है चेज़ किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि हमें अभी ये पता चला था, हमने इनको ख़त लिखा था कि आप वो जो एफिडेविट है जो कि वहाँ पर लॉकर में रखा हुआ है वो आप हमें भिजवा दें। हमने जो हाई कमीशन है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी हमने लूप में रखा हुआ है कि जब ये अगर हाई कमीशन को देते तो ये हमारे तक आ जाता, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। आज जो प्रोसीडिंग में जो हियरिंग हुई है उसमें एक जो चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी लतीफ़ आफरीदी साहब ने, वो ये था कि चूँकि इन्होंने अपना वो डिनाई नहीं किया अपना जो एफिडेविट है, और उन्होंने कहा जी कि जो यहाँ पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वो जेन्युइन है,
वो जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो ठीक है, वो कंटेंट्स जो हैं उनको डिनाई नहीं किया, तो ओरिजिनल की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा नहीं, ओरिजिनल की जो है वो ज़रूरत है। जी, पंचोटा साहब, सर ये जो आज खबर आई, ऑब्वियसली मीडिया पे बहुत इसको कवर किया गया, और उसके अंदर ये रिमार्क्स जो थे कि ये वाकया जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में पेश आया, जो पाकिस्तान की आईनी हदूद के अंदर में नहीं है। सर, इसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस इस केस के हवाले से है? आप ऑब्वियसली जज साहब हैं, उनको भी कानून के ऊपर काफ़ी महारत है, कोई वजह होगी जो उन्होंने इस बात को इस तरह दोहराया है या कहा है? पहली तो बात ये थी, जो इस पे मेरा बेसिक कमेंट होगा, दैट विल नॉट बी अ वेरी स्ट्रिक्टली लीगल कमेंट, कि एक शेर याद आ रहा है कि कौन ना इस सादगी पे मर जाएगा। सवाल ये करने वाला है जज साहब से कि जज साहब जो है वो जज साहब तो जरूर रहे हैं, और जो उनकी बातें लग रही हैं उससे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कभी उन्होंने वकालत भी की है या वो जज भी रहे हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर वो कर रहे हैं उधर बैठ के बाहर, जब उनसे पूछा जा रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान है, इफेक्ट उसका पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को जो है ऑन स्पॉट ले आए हैं। सवाल यहाँ पर पूछने वाला जो अतर मनीला साहब को जरूर पूछना चाहिए वो ये है कि अगर आप जैसा शख्स इस किस्म के फ्रिवलस डिफेंसेस लेगा बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो एक आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दिस इज नथिंग बट अनदर कतरी लेटर, या मैं कहूंगा कोई और इस किस्म का मजाक किया जा रहा है अदालत के साथ। आपने बड़ा क्लियर एंड कैटेगोरिकल टर्म्स में एक साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया है। उस साबिक चीफ जस्टिस से हमारे 100 एतराजात हो सकते हैं, बट ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। अगर आपने लगाया है तो एटलीस्ट ओन इट अप, उसको आके डिफेंड तो करें। वो जी बड़ी सेफ कस्टडी में लंदन पड़ा हुआ है, तो सर वो आ तो गए हैं कोर्ट के अंदर, आगे भी गए हैं, मान भी रहे हैं, तो क्लियरली कहीं ना कहीं तो ये साफ जाहिर हो रहा है ना कि वो इसको डिफेंड करने को तैयार हैं। नहीं, पहली तो बात ये है कि वो आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि वो इसको डिफेंड नहीं कर रहे, वो इसके लिए एक अजीब फ्रिवलस रीजंस दे रहे हैं। डिफेंड वो इसको तब करेंगे जब वो इस एफिडेविट को सबमिट करवा के कहेंगे आई स्टैंड बाय द कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट। इस एफिडेविट के एंड में जब आप उसको ऑन ओथ कहते हैं तो यू से कि आई हियरबाय डू सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, एंड देन यू से द अबव स्टेटेड फैक्ट्स आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। सो अगर ये बात आप कह रहे हैं, ओथ पे कह रहे हैं, तो अदालत के सामने जाने में क्या हर्ज है? इसका मतलब है कि आप पनिशमेंट करते हैं। माफ करिएगा सर, मैं इफ आई कैन जस्ट इंटरप्ट यू हियर, ये क्या अगर आज राना शमीम साहब ने ये कहा है कोर्ट के अंदर कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एफिडेविट नज़र आ रहा है या जो न्यूज़ अखबार की स्टोरी के अंदर छपा है, अगर वो कह रहे हैं कि ये सही है और वो ये नहीं कहते कि इसमें कोई चीज़ गलत है या तब्दील की गई है, तो इज़ इट नॉट द सेम एज सेइंग कि एफिडेविट जो है वो सही है एंड आई स्टैंड बाय इट? क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने इसको लीक आउट नहीं किया, देन ही सेज कि जो वो वाला एफिडेविट ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया है वो ठीक है, देन व्हाट्स द नीड ऑफ सबमिटिंग द ओरिजिनल एफिडेविट? जिस दिन वो ओरिजिनल एफिडेविट सबमिट करवाएंगे वो उनका डिफेंस होगा, वरना ही विल प्ले स्मार्ट एंड से कि मेरा तो एफिडेविट ये था ही नहीं, मेरी तो बात ही कुछ और थी। सो द जुडिशरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी भी ये पॉसिबल है कि वो कहें कि ये मेरा एफिडेविट नहीं है? सॉरी सर, मैं आपकी ये बेसिकली अच्छा, ये लीगल सिस्टम का मजाक है जो ये लोग उड़ा रहे हैं। ये बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली वो है जो हर रोज जब एक आम शख्स करे या कोई पॉलिटिशियन करे तो हम यहाँ डेली बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन ये जो जुडिशरी के साबका रिटायर्ड लोग जब ये काम करते हैं तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आई थिंक दिस इज अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम दैट दे आर मेकिंग। सही सर। असद साहब, क्या अतर मनीला साहब को भी जिस तरह अहमद पंचोटा साहब बात करें कि कुछ आपको उनके मूड से लगा कि शायद उनको भी लग रहा है कि खींचा जा रहा है ट्रायल को? और सर दूसरा ये बताइएगा, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अखबार के खिलाफ केस भी है, उनको भी शो कॉज नोटिस हैं, क्या उस हवाले से भी आज कोई बात हुई? अच्छा, एक तो ये चीज़ कि जो उनका अभी स्टेटमेंट आपने जो भी जिक्र भी किया उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं इसको जो है वो सॉलमनली स्टेट, मैं दोबारा से इसको जो है वो किसी भी फॉर्म पे जाके ऑन ओथ जो है जो उसमें कंटेंशन सी जो उसमें लिखा हुआ है एफिडेविट में, मैं दोबारा जाके यही चीज़ें जो है मैं दोबारा से मैं अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता हूँ ऑन ओथ। ये एक उन्होंने बात की है, वो ऑन भी किया उसको। दूसरा, फिर आपके ख्याल में ये लीगली अब साउंड है? नहीं, अगर वो आके अगर वो अपना ऑन ओथ जो है उन्होंने वो आपके अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं और इस अदालत पे भी कराते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फ्रंट भी
जो है वो अगर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार, उनके सामने मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराऊंगा, उनको कॉन्फ्रंट भी करूंगा। तो अगर ये होती है तो फिर तो लीगल रिक्वायरमेंट तो उनकी जो उसकी ओरिजिनल अथेंटिसिटी के हवाले से है वो तो हो जाती है। दूसरी बात ये जज साहब का जो मूड था, जो आज उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उनसे वो लगता नहीं था कि वो इनकी लतीफ़ आफरीदी साहब, हालांकि उनका बड़ा उन्होंने रिगार्ड जो है वो अपनी रिस्पेक्ट शो की चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बल्कि उनको यहाँ तक कहा कि आप सिर्फ राना शमीम साहब के वकील नहीं हैं, आप इस केस में अमाइकस भी हैं, ये उन्होंने बात की। और इसके अलावा जो आपने अखबार के हवाले से बात की थी, उसमें जो ये फैसल सदीकी साहब जो कि इसमें माविन हैं, उन्होंने कहा कि एक जो 2004 का जो कंटेम्प्ट ला है जिसमें थोड़ा सा वो तब्दील किया गया। तो सर वेरी क्विकली क्योंकि वक्त जरा कम है, पर छोटा सा अब जैसे असद साहब कह रहे हैं कि ही इज विलिंग टू स्टैंड बाय इट, और वो कह रहे हैं कि वो ऑन ओथ कहने को तैयार हैं कि ये जो बयान हल्फी है उन्हीं का है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। सर क्या अब आपके ख्याल में हाई कोर्ट जो है वो साकिब निसार साहब को बुला सकते हैं टू आस्क हिम कि शायद वो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे? देखिए, साकिब निसार साहब को तो बुलाना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। हाउएवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये शख्स बात कर रहे हैं, अगर ये शख्स ऑन ओथ ये बात कर रहे हैं और इस बात को यहां आगे टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं, तो देन देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मतलब पुलिस करे या कोई ऐसा इदारा करे जो फिर इस कंक्लूजन पर आए कि क्या इसके अंदर जो लिखा गया वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। अगर ये बात दुरुस्त है फिर ये कंटेम्प्ट नहीं है, बिकॉज कंटेम्प्ट कैसे होगी अगर एक दुरुस्त बात की गई है, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर यही 199 के अंदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है या 2003-4 के कानून के तहत चलेंगी। सो सिफ्ट आउट करना बहुत जरूरी है, इस पर एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ये जुडिशरी की साख्त का मसला है। मैं 100 इख्तलाफात साकिब साहब से, लेकिन एक साबका चीफ जस्टिस है, कोई भी आदमी पॉलिटिकल मोटिव से बाहर निकलकर कोई भी इसी तरह कह सकता है, ये तो फिर एक बड़ा सिंपल रिवाज बन जाएगा, एंड एवरी पाकिस्तानी सिटीजन विल स्टार्ट डूइंग दैट। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड अपॉन थॉरली, एंड वंस एक उसका रिजल्ट आ जाता है फिर उसको आप आगे लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट कानून है और उसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से जो एहतजाज सामने आया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट और उसके ऊपर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ में गवर्नर के एतराज़ात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर को भिजवा दिया, मगर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने मसवदे पर इतराज़ करके उसको वापस कर दिया है। मीडिया ज़राए का दावा ये है कि उन्होंने इतराज़ किया कि जो नया एक्ट है उसके तहत मेयर का इंतखाब जो है वो खुफिया वोट से रखा गया है। गवर्नर साहब के ख्याल में ये इंतखाब शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए, क्योंकि अगर खुफिया रखा गया तो हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हस्पतालों का इंतज़ामी इख्तियार वापस लेने पर और कराची से टैक्स वसूली का निज़ाम वापस लेने पर भी एतराज़ किया है। दूसरी तरफ MQM जो है वो भरपूर एहतजाज कर रही है इस एक्ट के ख़िलाफ़, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो नया निज़ाम है इसके तहत मेयर के इख्तियारात जो है ख़ासे महदूद कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो तरामीम हैं ये आइन के ख़िलाफ़ हैं कि यूनियन काउंसिल से इंतखाब हारने के बावजूद कोई भी जो शख्स है वो मेयर या चेयरमैन मुंतखब हो सकता है, और MQM ने ये कहा है कि ये खिलाफ आइन है। इसके साथ साथ MQM ने सूबे भर में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जेल भरो तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब, डिप्यूटी कन्वीनर हैं MQM साबिक मेयर कराची। वेलकम टू द शो वसीम साहब। जी सर, पहले तो सर वेरी क्विकली एतराज़ात कुछ तो हमने जिक्र कर दिया, बट आपके ख्याल में इसके अलावा भी कोई ऐसे इश्यूज हैं इस तरमीमी एक्ट के जिसकी वजह से आप लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं? देखें, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू
एज फार एज कराची इज कंसर्न। डे वन से मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। 2013 में एमक्यूएम ने प्रोविंशियल असेंबली में इसको अपोज किया था, बहुत सख्त तरीके से अपोज किया था। कराची सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया में, उनके जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो बड़ा मजबूत होता है और उनकी अपने फंड्स होते हैं, उनकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन के एरियाज हैं जिससे वो पूरा निज़ाम चलाते हैं। ये शहर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है जो रेवेन्यू भी देता है पूरे मुल्क को और 95% सिंध को देता है। अब जब 2013 में मैंने इसको अपोज किया और 4 साल मैंने एज अ मेयर इसको अपोज करता रहा, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अकल आ गई हो, मगर अफसोस कि उनका एजेंडा ही दूसरा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें जो हमने आवाज बुलंद की है, जिसमें आर्टिकल 140A की पिटीशन भी हमने 24/2017 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि आर्टिकल 140A को इन लेटर इन स्पिरिट इंप्लीमेंट कराया जाए, जो कि नहीं कराया गया। अब 2013 के बाद 4 साल जब मैं मेयर बना तो मैंने ये सारे जो इश्यूज हैं वो उजागर किए कि ये म्युनिसिपल सर्विस डिपार्टमेंट। माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमें मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि वो तो चाहते मेरा मौक़िफ़ आपने पूरा लिया नहीं, मेरा मौक़िफ़ आपने पूरा लिया ही नहीं। मसला तो ये है ना। नहीं सर, मैं सिर्फ ये अवाम जो सुन रहे हैं ना, सुने, जो अवाम सुन रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगी जब अगर बीच में हम बात करेंगे तो। ठीक, बड़े शहरों की जो म्युनिसिपल सर्विसेज होती हैं, जो कंजर्वेंसीज होती हैं, उसमें साफ सड़क, साफ पानी, गटर ना उबल रहे हों, सड़कें बेहतर हों, ट्रांसपोर्ट हो, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये गवर्नमेंट बनती है। इन्होंने सारे ये वाले महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए थे। अब जो हम एहतजाज कर रहे हैं, हम समझ रहे थे शायद अकल आ गई होगी और इसमें से कुछ महकमे जो हैं वो वापस केएमसी को दे देंगे। ये केएमसी के ही फंक्शंस थे जो सीएम ने अपने पास रखे हुए थे। और अब जब ये अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट को तो देख के हम हैरान हो गए कि और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लाइक हॉस्पिटल्स भी अपने पास ले लिए, अपने हॉस्पिटल्स ठीक कर नहीं सकते, तालीमी इदारे भी ले लिए, अपने तालीमी इदारे ठीक कर नहीं सकते। 5000 स्कूल्स बंद किए हैं पीपल्स पार्टी ने अभी तो। और फिर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे जो सर्विसेज हैं वो भी सीएम ने अपने पास रख ली हैं। मिल्क सप्लाई की फंक्शन सीएम ने अपने पास रख लिया है, देने की बजाय और खत्म कर दिए हैं इख्तियारात। इस वजह से हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि इस शहर का मजाक ना उड़ाएं, इस शहर के साथ ज्यादती ना करें। ये पूरे मुल्क के साथ ज्यादती है। पूरी दुनिया में देख लें आप इस निजाम को, बल्दिया को मजबूत किया जाता है। बल्दिया मजबूत होती है तो जमहूरियत भी मजबूत होती है, इकोनॉमी भी मजबूत होती है। जब कराची की ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मजबूत होगी, टैक्सेस और ज्यादा मिलेंगे, आप फैसिलिटेट करेंगे आवाम को, इंडस्ट्रियल एरियाज को, तो टैक्स आप ले सकते हो। जी प्लीज सर, अब जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है या मौक़िफ़ है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो अब वाज़े है, वो तो अब उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं करते। पर सर अब सवाल ये है कि आप लोग किस तरह इसको काउंटर करेंगे? क्या ये जो आपका एहतजाज है, आपको कोई यकीन है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, या यही होगा कि आप एहतजाज करते रहेंगे, वो इसी कानून को लेके इलेक्शंस भी करवा दें, फिर क्या होगा? देखें, ये एक तरीक़ेकार होता है पूरी दुनिया में। मेरे पास जो ऑप्शंस हैं मैंने वो एग्जॉस्ट किए। महज़ब और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये तरीका होता है कि अगर कोई गलत कानून या गलत आप रूल्स बना रहे हैं तो उसको आप कोर्ट में भी ले जाते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में आवाज़ उठाए हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, हर फोरम पे आवाज बुलंद की हुई है।
हमने, मगर खातिर खा कोई जवाब नहीं मिल रहा। सियासी जमातें फिर एहतजाज पे जाती हैं। एमक्यूएम एहतजाज पे है और सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जितनी पार्टियां हैं जो कराची से पर्टेन करती हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी खिलाफ हैं इस अमेंडमेंट के। मैं अकेला नहीं हूं। तो हम एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। हमारी 11 तारीख को एपीसी है ऑन द सेम टॉपिक कराची बीच लग्जरी होटल में। सारी सियासी जमातों को हमने मदऊ किया है। उसमें देखते हैं वो वहां से क्या रिजल्ट आता है। उसको फिर हम आगे लेके बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कोई लाएमल अलग बनाएंगे। हो सकता है हम सारी सियासी जमातें मिलकर फिर एहतजाज करें, क्योंकि ये ज्यादती कर रही है पीपल्स पार्टी अददी बुनियाद पे। इनके इंटीरियर सिंध से इनके वोट्स ज्यादा हैं। ये प्रोविंशियल असेंबली में हर चीज को बुलडोज कर देते हैं। देखें, इस चीज को बुलडोज नहीं करना चाहिए। हमें सियासत से बालातर होके कराची के जो फंक्शंस हैं, कराची की जो डिपार्टमेंट्स हैं टू फैसिलिटेट पीपल ऑफ कराची, उनको हमें मजबूत करना चाहिए सबको मिलके। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसे वापस आएंगे तो वसीम अख्तर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें वसीम अख्तर साहब से और हम बात कर रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है सिंध का और उसके ऊपर एमक्यूएम का और बाकी अपोजिशन का भी एहतजाज। सर, हुकूमत सिंध हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की भी ऑफ़र आई, मगर आपने और जीडीए पीटीआई सब ने इनकार कर दिया कि पहले अमेंडमेंट्स या तरामीम जो है इनको वापस लिया जाए, उसके बाद आप लोग गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ। क्या हुकूमत ने उसके बाद कोई ऑफर की, कोई अप्रोच किया आप लोगों को इस मामले पे? देखें, पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से 1970 से इक़्तिदार में रही है। हर जमात के साथ कोई ना कोई वाक़या मौजूद है। मिसट्रस्ट इस जमात के साथ सबका है। जब तक हो नहीं जाता यकीन नहीं आता, क्योंकि ये इंगेज करने में और गलत जो तरीक़ेकार हैं, नॉन सीरियस, सिंसेरिटी नहीं है, उस एटीट्यूड के साथ ये मीटिंग्स करते हैं और अपना मकसद पूरा करने के बाद ये मुड़ के देखते भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस हमारा भी है, सबका है। इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। तो सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सारी सियासी जमातें एक पेज पे फॉर कराची इश्यूज, तो वंस फॉर ऑल इस मामले को कंप्लीट कर लिया जाए सही तरीके से। सर, आप तो लोग एक पेज पे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां है उस पेज पे? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अपने नजदीक तरीन लेके आए बाय पब्लिक प्रेशर, क्योंकि बहुत हो गया। तो सर, ये पब्लिक प्रेशर के थ्रू ही आप कर रहे हैं, मतलब कि मुज़ाकरात के जरिए आपके ख्याल में कोई उम्मीद नहीं है ना? वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई पैगाम भेजा, कोई आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की? जी, उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की है सारी जमातों को, और हमने यही कहा है कि हमने आपको, देखे ना बदनीयती क्या है, हमने आपको प्रपोजल्स भेजे सारी जमातों ने कि लोकल बॉडीज को किस तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए। आपने उसको साइड पे रखा और अमेंडमेंट ले आए, और अब मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो आपकी नीयत सामने आ गई ना। आपको अमेंडमेंट लाने से पहले हमारे प्रपोजल के साथ बैठना चाहिए था, सीरियसनेस शो करनी चाहिए थी चीजें बेहतर करने के लिए। और सिर्फ कराची नहीं है, ये अगर बेहतरी आएगी तो लाड़काना में भी आएगी। हाँ वसीम साहब माफ करिएगा, बट ये जो अब वो इंगेज करना चाह रहे हैं वो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नर साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, या वो सचमुच इसलिए इंगेज करना चाह रहे हैं आप सबको क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है और उनको लगता है कि ऑप्टिक्स सही नहीं होंगे? इसी यही वजह है। जाहिर है उनकी एक बड़ा, वैसे ही उनके कारनामे बहुत हैं, पूरा मुल्क जानता है उनकी गवर्नेंस को, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, क्या किस तरह से वो करप्शन करते हैं। 1200 अरब रुपया हर साल सीएम साहब को मिलता है, एनएफसी अवार्ड के थ्रू 825 अरब मिलता है, 450, 350, 400 कराची देता है।
सवाल ये पैदा होता है 13 सालों से 1200 अरब कहां जा रहा है? या क्या लाड़काना में मेट्रो चलने लग गई? क्या डीसैलिनेशन प्लांट लग गए वहां? क्या हो गया है वहां? सेवन में सड़कें बन गई हैं क्या? पूरा सिंध खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। अब कराची पे वार है, हैदराबाद पे वार है, तो इनसे कोई सवाल तो करे। कोई भी साहिब इक्तदार जो इस मुल्क को देख रहा है उसको चाहिए ना, इनसे पूछे 13 साल से 1300 अरब रुपए 1200 अरब रुपए कहां जाते हैं? सर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा इशारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों की तरफ है मेरा इशारा कि इनसे कोई पूछे तो सर, और अगर कोई ना पूछे तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? आप लोगों का एहतजाज कुछ फर्क डाल भी सकता है कि नहीं? देखें, मेरी कोशिश तो यह है कि तहजीब के दायरे में, आइन के दायरे में, कानून के दायरे में मिलके बैठ जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं सारे, बेहतरी चाहते हैं कराची की, पाकिस्तान की। और अगर जो हमारा नजर आ रहा है, जो मिसालें मौजूद हैं, अगर नहीं कोई सुनता तो फिर हम भी कोशिश करेंगे कि सारी जमातें मिलके कुछ ऐसा लाएअमल बना लें, TLP वाला फार्मूला, कि हम ऐसी चीज पे धरना दे दें, चोक कर दें और इनसे अपनी कंडीशनली डिमांड्स मनवाएं। तो यही एक हरबा रह जाता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे PDM का जो फैसला है 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च करने का, जो उन्होंने ऐलान किया है, और उसके ऊपर जो छोटी सियासी जमातें हैं PDM में, उनकी तैयारी और उनका मौक़िफ़। गुज़िश्ता रोज़ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया कि 23 मार्च को PDM जो है और उसमें शामिल जमातें वो महंगाई मार्च करेंगी इस्लामाबाद की जानिब। और इस्तीफ़ों के मामले पे जब मौलाना साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हतमी फ़ैसला है इस हवाले से वो बाद में किया जाएगा जब वक्त सही होगा। लॉन्ग मार्च जो था उसको महंगाई मार्च में तब्दील करने के फैसले पे और इसके साथ साथ 3 माह से ज़ायद अरसे की डेडलाइन रखने पर PDM के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। हुकूमत की तरफ से भी PDM को तंज का निशाना बनाया जा रहा है। PDM जमात बलोचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जहांजेब जमालदीनी साहब, सेक्रेटरी जनरल BNP मिंगल। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, ये अब जो इतलात कुछ आ रही थी कि छोटी जमातें जो हैं वो PDM के इस फैसले से खुश नहीं हैं कि इस्तीफ़ों का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया है और जो लॉन्ग मार्च होना था वो अब महंगाई मार्च है और उसकी तारीख भी मार्च की दी गई है, 23 मार्च की। सर, इन बातों में कोई सदाकत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि आप जब हम बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में पता नहीं ये चीजें कैसे लीक हो जाती हैं। टिकर चल रहा था कि ये बातें हुई, ये फैसले हुए, मौलाना साहब की बातें इन्होंने जो तस्लीम नहीं की, तमाम बातें गलत थी। हम यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पे ये फैसला किया गया कि 23 मार्च को स्टीयरिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो डिसीजन की गई कि 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसे जो है ना महंगाई जो है ना मार्च का नाम दिया गया। अब जो है छोटी जमातें, बड़ी जमातें, उनका सबका मौकिफ एक ही है और वो मौकिफ ये है कि इसके लिए भरपूर तैयारी की जाए, शो ऑफ पावर भी हो। और ये 3 महीने 4 महीने की बात की जाती है, लेकिन लोग ये भी क्यों नहीं सोचते कि कहीं पे भी जो है ना अगर मार्च 2-3 दिन के लिए हो तो उसमें फौरी तौर पे जो है ना मौसम को भी देखा जाता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि इतने लोग जब आएंगे तो उनके रिहाइश का, उनके खाने पीने का, उनकी जरूरियात जिंदगी, नमाज, वजू, बाकी चीजों का भी तो ख्याल करना पड़ता है। तो एक जो ना नहीं सर, तो क्या माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अगर आप 23 मार्च को आ रहे हैं तो आप कितने दिन रहने का सोच रहे हैं कि आप तो मौसम का जिक्र कर रहे हैं और तैयारी का? वो 23 मेरे ख्याल में 23 की रात को जो है ना या 24 की सुबह हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने दिन रहना है। जाहिर है ये जो है ना ये
आखिरी एहतजाज नहीं तो सर होगा। उसके बाद फिर तैयारी करेंगे जो आप कह रहे हैं कि लोगों का खाना, उनके वजू का इंतजाम, सब कुछ हम पहले से नहीं देखे ना। होगा? बात चीजें इस वक्त आप हमसे भी न पूछे, हम अपने तमाम कार्ड जो है ना शो करने से कासिर है। यकीनन जो है ना हमने भी डिप्लोमेसी सीखी है, हमने भी सियासत करनी है, हमने भी जो है ना सियासी तौर पे तमाम चीजों को टैकल करना है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो है ना जो रवैये हैं, तरीके हैं, या उनकी जो है ना खुशफहमियां हैं, उनको जग पहुंचाने, उन्हें तकलीफ देने, उन्हें परेशान करने और उन्हें कुछ अपने ही बदन में जो है ना कुछ ज्यादा ही मगमूम करने की खातिर हमने अपने फिलॉसफी बनाई है। उन्हें हम मजीद जो है ना तकलीफ देने के दर पे। अब रही बात तकलीफ वक्त नहीं सर, ठीक है, आप ये तो सब बातें सही, पर सर ये तो फिर आप मानेंगे कि आपका कहीं अगर इत्तफाक राय लॉन्ग मार्च पे हो गया, तारीख पे हो गया, तो इस्तीफों पे नहीं हुआ, इसलिए आप अभी भी ये कह रहे हैं कि इस्तीफे हम देंगे मगर जब वक्त सही होगा। वक्त की मैं बताऊं, इस्तीफों के बारे में तमाम जितने भी हमारे जो है ना जमातों के इस्तीफे उनके पार्टी सरबराहान के पास मौजूद हैं, और ये इख्तियार भी हमने जो है ना सरबराह को, पीडीएम के सरबराह को दी है कि जब भी आप महसूस करें कि ये मौका इस वक्त जो है ना राइप है, मुकम्मल तौर पे जो है ना इस वक्त इसकी जरूरत है, तो ये इस्तीफे फौरी तौर पे पेश करके हुकूमत को चलता करने की कोशिश करें। अब रही बात इस्तीफे, बाद इनका प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई लॉन्ग मार्च होगा तो इस्तीफे उसके साथ होंगे। ऐसी कोई डिसीजन हमारी है नहीं। मुमकिन है कि इस दौरान ये 3 महीने में बहुत सारी तब्दीलियां मजीद आ जाए, और इस हुकूमत के जो है ना मौजूदा हुकूमत को तो महंगाई कहे जा रही है। यानी कि सर आप ये समझ रहे हैं कि शायद 3 महीने में हुकूमत खुद ही घर चली जाए, आपको लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ना पड़े? नहीं, ये हम खुशफहमी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर चीज मुमकिन है। हमारे मुल्क में जिस अंदाज में लोग कसमपुर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, दहशतगर्दी है, महंगाई है, और तमाम चीजें आसमान से बातें कर रहे हैं। अब खल की खुदा की जुबान तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। आप इतनी जानती हैं कि यहाँ पे हालत, यहाँ से लोग शबीना के मोहताज है। तो लोग जब उस हद तक जो है ना मजबूर हैं, तो आपके ख्याल में जा इनको जो है ना पूर तो भेजने से ये लोग रहे, बददुआएं दे रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो तहरीक हम शुरू कर चुके हैं उसका साथ देते हुए जो है ना इस हुकूमत को चलता इसलिए करना चाहिए। अच्छा, इस हुकूमत को चलता करने की एक जरूरत ये भी है कि कल मुझे खतरा है कल। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।